हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुष्पा, ये रोने का समय नहीं है, जरा समझदारी से काम लो। चलो अभी के अभी फटाफट बैग पैक करो, मैं सौरभ को कॉल कर देती हूँ। तुम सुबह औंधे मुंह निकल जाना। मुझे पूरा विश्वास है कृषि कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही गलत होने देगा तुम्हारे साथ। कॉलेज के समय से ही वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सौरभ ने सब बताया मुझे। पुष्पा ने बस एक बार कामिनी की तरफ देखा, फिर चुपचाप उठी और बैग पैक करने लगी अगली सुबह यहाँ से निकलने के लिए। यूं तो वो दोनों में से किसी के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसी मोड़ पर ला पटका था कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। बखूबी समझ रही थी कि किसी भी चीज की अति मतलब उसका अंत होना तय होता है। सोच रही थी कि आज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सब बदल पाता, सही हो पाता। मुझे इस तरह मजबूर होकर निर्णय नहीं लेने पड़ते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह खूब समझ रही थी। पुष्पा की मनोदशा समझकर कामिनी उसके करीब बैठते हुए बोली, कृषि को नहीं, लेकिन सौरभ को मैं जानती हूँ। वो कुछ गलत नहीं कहेगा, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो मुझे भी लगता है उस घर से सुरक्षित तुम्हारे लिए कोई और जगह नहीं है। इधर सौरभ ने पुष्पा के बारे में कृषि को बता दिया कि आज से 4 साल पहले किसी लड़के के प्यार में पड़कर पुष्पा ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और उसने उसे धोखा दे दिया। फिर पलटकर अपने घर नहीं गई, तब से वो यहीं रहती है। यहाँ सबसे पहले कामिनी से ही जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। सुनकर कृष्ण ने कहा, सौरभ तुम उसके माता पिता के बारे में पता लगाओ। वो भी इंदौर में है या कहीं और रहते हैं, और तुम कामिनी को कब अपने घर ला रहे हो? बहुत जल्द। इधर पुष्पा बिना कुछ बोले सामान पैक करती रही। तभी रोजी का फोन आया। हाँ रोजी बोल, कैसी है? पुष्पा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ। और हाँ, तू मासी बन गई है, बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया है मैंने, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। और तुम्हें भी, रोजी ने हंसते हुए कहा। अच्छा बोल, कब आ रही है दिल्ली? अभय ने तुम्हारे लिए नौकरी देख ली है अपनी कंपनी में। अगर तू यहाँ आई तो घर ढूंढने तक तुम मेरे साथ ही रहना, इसी बहाने मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। पुष्पा कुछ आंसर करती उससे पहले ही रोजी ने फिर कहा, अरे हाँ, पता चला बिजनेस टाइकून कृष्ण मल्होत्रा के बारे में। ये वही कृष्णा मल्होत्रा है जो अपने कॉलेज में पढ़ता था, हमसे एक क्लास जूनियर था। क्या? ये तुमसे किसने कहा? मेरी बहन का क्लासमेट था, उसने बताया। और ये भी पता चला है कि वो भी तुम्हारा दीवाना था, पागल था तुम्हारे प्यार में वो। और ये बात तुमसे पहले तुम्हारे पापा को पता चल गई। तुम्हारे पापा ने पहले बहुत समझाया, जब नहीं समझा तो शायद उन्होंने उसकी हैसियत पर तंज कसा और उसे मारा भी और कॉलेज छोड़ने को मजबूर कर दिया। पुष्पा को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। सुनकर वो चौंक रही थी। अरे, मुझे तो ये भी पता चला है कि उसने तुम्हारे पापा को चैलेंज भी कर दिया था कि जिस हाथ से आपने चांटा मारा है उसी हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। आप स्वयं अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे क्या? इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। पुष्पा की आवाज में काफी नर्वसनेस थी। नहीं पता चलने का एक कारण ये भी था कि तुम प्रेम के प्रेम में पड़ी थी। अब छोड़, इतना क्यों परेशान हो रही है? गुस्से में बोल दिया होगा तभी। अब वो थोड़ी ना तेरे पीछे आएगा। मुझे तो लगता है कि अब वो तुझे पहचानेगा भी नहीं। तू अगर बताएगी भी कि मैं ही पुष्पा हूँ, तुम मेरे पीछे दीवाने थे, तो भी वो तुम्हें भाव नहीं देगा। लेकिन सोच, तेरे पापा के थप्पड़ ने उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। फिलहाल तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो। लड़कियां तो पागल है उसकी एक झलक पाने के लिए। बोलते बोलते रोजी अभी भी हंसे जा रही थी। वहीं पुष्पा सारी बातें सुनकर नर्वस हो रही थी। हाथ से मोबाइल गिर गया, वहीं धम से बैठ गई।
कामिनी भागकर आई उसे उठाने के लिए। क्या हुआ पुष्पा? फोन अभी भी चालू था। कामिनी ने तुरंत फोन कट किया और बेहोश हो रही पुष्पा का गाल थपथपाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, बोल ना। क्या कहा तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हारी हाल ये हो गया? किसके बारे में बता रही थी? कृष्य के बारे में? वो कैसे जानती है? पुष्पा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी। कामिनी उठी और पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा। चल होश में आ। क्या कह दिया तुम्हारी फ्रेंड ने जो यह हालत कर लिया अपना? तब पुष्पा ने रोते हुए सारी बातें कह दी। मैं कहती थी ना, उसके रवैये से लगता है कि जैसे वो मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो। यही वजह है कि मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसे मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरे पापा को दिए चैलेंज को पूरा करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह हरकत कर रहा है। इस बार कामिनी भी काफी डर गई। हाँ, बात में सच्चाई तो लग रही है। मन में बोला, रुको मैं सौरभ से बात करती हूँ। पुष्पा ने तुरंत अपना आंसू पोंछा और मजबूत होते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहो। बेग पेक ही है। कल सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाऊंगी मैं। बहुत तमाशा बन गया मेरा, अब और नहीं बनने दूंगी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मैं अपने पापा के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। वो जो अरमान पाले बैठा है उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं। तुम किसी से कुछ मत कहो। जब तक वो आएगा तब तक मैं यहाँ से निकल चुकी रहूंगी। और प्लीज तू भी मत बताना मैं कहाँ गई थी। बोलते हुए पुष्पा काफी स्ट्रोंग दिख रही थी। वहीं कामिनी भावुक हो रही थी। कब इसकी परेशानियों का अंत होगा? रात भर पुष्पा और कामिनी एक साथ बैठी रही। दोनों समझ नहीं पा रही थी कल का सूरज क्या क्या दिन दिखाएगा। कामिनी को उदास देखकर पुष्पा ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, परेशान मत हो, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी का हाथ थामने वाली नहीं हूँ। इतनी कमजोर तो नहीं पड़ूंगी मैं। कामिनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी सौरभ पास होता तो पता नहीं कितने थप्पड़ जड़ दिए होते। दोनों सहेली रात भर साथ पिछले 4 साल में हुई सारी बातें याद करती रही। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही उसने अपना बैग हाथ में लिया, बेटी का हाथ पकड़ा और चुपके से निकलने लगी। अभी वो गली पार कर मेन रोड पर जाने ही वाली थी कि सामने से आ रही रूपक की माँ ने उसे देख लिया। अरे कल तुम्हारा लगन है और आज तू कहाँ जा रही है? देख, होने वाली दुल्हन को नजर बहुत लगती है, तो घर में बैठ, जो चाहिए मुझे बोल, मैं लाकर देती हूँ। और मैंने कहा ना, सारी तैयारी सारी शॉपिंग मैं करूँगी। तो फिर तुम क्यों निकल रही हो? चलो जाओ, मैं आती हूँ शादी का जोड़ा लेकर। तुम माप कर देख लो, कहीं लूज या टाइट होगा तो मैं ठीक करवा दूंगी फिर से। पुष्पा के हाव भाव देखकर रूपक की माँ को सब पता चल गया, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया कुछ भी। बहुत प्यार से पुष्पा की कलाई पकड़कर उसके कमरे में भी वापस बिठा दिया। देख, आज से रस्में शुरू हो जाएगी तो मैं अपने घर में तुझे नहीं ला सकती, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर ही ले जाती। बस आज भर की बात है, आज भर किसी तरह रह लो, कल से तो अपने घर तू आ ही जाएगी। पुष्पा वापस कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। कामिनी की आंखों में आंसू आ गए, पर पुष्पा रोई नहीं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज यहाँ से निकल कर रहूंगी। फिर वो वहां से निकलने के उपाय सोचने लगी। अब उसके मन से डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। रूपक की माँ को सब पता चल गया तो एक दो महिलाओं को पुष्पा के घर में ही बिठा दिया, रस्मों रिवाज समझाने के बहाने। इधर कृष्ण ने सौरभ को तुरंत इंदौर भेज दिया पुष्पा के माता पिता के बारे में पता लगाने के लिए, और वो पुष्पा को लाने की सोचा। यहाँ पुष्पा की हालत देखी तो कामिनी से रहा नहीं गया और सौरभ को कॉल किया। सौरभ ने हंसते हुए कहा, दो दो डोली एक साथ ही उठेगी, आपको भी लेने आ रहा हूँ मैं। दो दो डोली का तो पता है, लेकिन हाँ, अपने अरमानों की अर्थी जरूर उठा लेना। मैं नहीं कर रही तुमसे शादी, नहीं आ रही हूँ तुम्हारे घर। कामिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया? सौरभ भी लगभग झल्ला पड़ा। क्या हो गया? अरे तुम्हारा बॉस वो कृष्य कितना घटिया इंसान है, पता है? वो पुष्पा के पीछे क्यों लगा है?
वो प्यार व्यार कुछ नहीं करता, बस उससे बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहा है। क्यों एक लड़की का तमाशा बना कर रखा है? वो इतने बड़े आदमी से ऐसी उम्मीद, ऐसी ओछी हरकत। छी, कितना वाहियात इंसान है वो। कामिनी के काफी कंट्रोल करने के बाद भी गुस्से में मुंह से सब निकल गया। सुनकर सौरभ चौंक रह गया। कामिनी, उनका पास्ट क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो कृष्य को मैं जानता हूँ वो सच में पुष्पा से बहुत प्यार करता है। फिर वो तुरंत फोन काट दिया और कृष्य को फोन लगा दिया। कृष्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मन में ये सोचकर कि शाम को सीधा पुष्पा को लेकर आऊंगा। जब सौरभ का कॉल आया, सारी बातें उसने सुनी तो गुस्से के मारे चेहरा तमतमा गया। सर, आप बिना सिक्योरिटी के मत जाइए। पर वो इस बात को अनसुना कर तुरंत निकल गया। इधर सौरभ ने कृष्य के हाव भाव को भांपते हुए वो भी वापस आ गया। बेटे को यूं देख सविता जी ने भी पूछ लिया, क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, पुष्पा को लेकर आता हूँ। काम पर लौटेगी नहीं क्या? सविता जी मुस्कुराने लगी। कृष्य कार में बैठा और तुरंत रोड पर दौड़ाने लगा। गली में कुछ लोगों की भीड़ थी जो पुष्पा और रूपक की शादी के रस्म की तैयारियों में जुटे थे। तभी एक काले रंग की चमचमाती बड़ी कार सड़क पर रुकी और एक झटके में कृष्य कार से बाहर निकला और तेज तेज कदमों से गली में आने लगा। उसकी चाल ढाल, कसे हुए चेहरे, तनी हुई भौहें को देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि वो काफी गुस्से में है। उसे देखते ही रूपक आगे आया। तो फिर आ गया? अरे कल मेरी शादी है, अब तो इसका पीछा छोड़ दे, वो तेरी कोई नहीं लगती। कृष्य ने दांत पर दांत चढ़ा लिया, अंगूठे और तर्जनी से अपने आईब्रो को प्रेस करने लगा। अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे? सीधे सीधे बोल रहा हूँ, चले जाओ, वरना सारे गली वाले आ जाएंगे तो यहाँ से सही सलामत बचकर जाना मुश्किल हो जाएगा। अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगे। वो लड़की अब तेरे साथ नहीं जाने वाली, वो मेरी होने वाली घर वाली। वो बात पूरी करता उससे पहले ही इतना जोर से उसके मुंह पर पंच लगा कि नाक मुंह से खून आने के साथ दांत भी टूट गया। फिर उसका जबड़ा कसते हुए बोला, आइंदा ये सेंटेंस रिपीट नहीं होने चाहिए, वरना मुंह खोलने लायक नहीं रहने दूंगा। अपनी भलाई चाहता है तो रास्ता छोड़, मैं तुझे परिवार वालों के सामने और नहीं मारना चाहता। रूपक फिर उठा। पिछले 4 सालों में वो यहाँ रहती है, तू कभी दिखा नहीं। अभी कुछ महीनों से आने लगा है तो तू इतना हक जताने लगा है, लगती कौन है तेरी वो? कृष्य काफी गुस्से में था। वो उसके साथ बहस करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो तेज तेज कदम चलकर सीधा पुष्पा के पास आया। आप कहाँ जा रही है? और इतना सब हो गया तो क्या आप मुझे एक कॉल नहीं कर सकती थी? इतना भी भरोसा नहीं है? उसने तुरंत पुष्पा की बाह पकड़कर उठाकर सीधा खड़ा कर दिया कि कामिनी सामने आ गई। कृष्य, ये आप क्या कर रहे हैं? अब तक सौरभ भी आ चुका था। उसने कामिनी का कंधा दबाते हुए कहा, शांत रहो, भरोसा रखो, वो कुछ गलत नहीं करेगा। पुष्पा इनकार करने लगी। मैं तुम्हारे इरादे जान गई हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे लगे हो? तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं, बस तुम मेरे पापा को नीचा दिखाने चाहते हो, उनसे बदला लेना चाहते हो। लेकिन कृष्य तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। पुष्पा लगातार अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन कृष्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी। पुष्पा ने भी आव देखा न ताव, तुरंत उसकी कलाई पर जितना जोर से हो सकता था दांत काट लिया। दर्द के मारे कृष्य की आंखें बंद हो गई, पर वो शांत रहा। धीरे से कान में कहा, अभी जितना बोलता हूँ चुपचाप उतना करिए, कुछ भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखिए अपना। फिर तुरंत कामिनी को इशारा किया पुण्या को पीछे लाने के लिए। ये देखकर गली के कुछ लोग सामने आ गए। ये हमारे गली की इज्जत है, ऐसे कैसे जबरदस्ती लेकर जा सकते हो? पैसे वाले हो तो क्या कुछ भी करोगे? आपकी गली में रहती है, आपकी गली की इज्जत है। आज समझ आया, इतने सालों तक जो इसे झेलना पड़ा वो बार बार जलील होती रही। नहीं दिखा आप सबको? चलिए हटिए रास्ते से, ऐसे कैसे ले जाओगे? क्या अकेली लड़की की कोई इज्जत नहीं होती? तुम बड़े लोग हो, पेशे वाले, तो किसी की भी बहू बेटी को ऐसे उठा कर लेकर चले जाओगे? अरे वो तुम्हारी लगती कौन है? मेरी पत्नी है। सबका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। रूपक तमतमा गया। इतने सालों तक तुम्हारा अता पता नहीं था, अब अचानक तुम्हारी पत्नी हो गई। हम ऐसे कैसे मान
ले, क्या प्रूफ है कि ये तेरी पत्नी है? इसने तो कभी नहीं कहा कि तू उसका पति है। अब की बार कृष्य कमर से सीधा गन निकाल लिया, लेकिन सौरभ ने पीछे से कहा, सर समझदारी से काम लीजिए, प्रूफ मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं। फिर सामने इशारा किया। कृष्य शब्द समझ गया। वो पुष्पा के साथ आगे बढ़ा और गली में बने गणपति जी के मंदिर में गया। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने भगवान के चरणों में रखा सिंदूर उठाया और पुष्पा की मांग भर दिया और माथे को चूम लिया। मिल गई आप लोगों को प्रूफ। पुष्पा के साथ बाकी सभी लोग हक्का बक्का रह गए। तभी एक गोली की आवाज आई और पुष्पा कृष्य की बाहों में झूल गई। अचानक तभी गोली की आवाज आई, जो कृष्य की बाहों को छूकर निकल गई। पुन्या जोर से चिल्लाई, मम्मा, और वो पुष्पा की तरफ भागी। तब तक कामिनी ने पीछे से पकड़ लिया। बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ, आप अंदर चलो। लेकिन पुन्या अंदर नहीं गई। वो भी आंखें फाड़कर बेहोश हुई पुष्पा को देख रही थी। मासी, मम्मा को क्या हो गया? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही? कृष्य की आंखों में खून उतर आया। उसने पुष्पा को अपनी एक बाहों में थामा था और दूसरे हाथ से गन रूपक की तरफ पॉइंट कर दिया। सर आप छोड़िए, अब हम इसे देखते हैं, आप जाइए। पुलिस आ चुकी थी और साथ में मीडिया भी। सौरभ ने ही पुलिस को कॉल कर दिया था। इसने मुझ पर गोली तो चलाई ही है, इसके अलावा मेरी पत्नी को अब तक बहुत जलील किया है, छोड़ना मत। फिर सौरभ को एक अच्छे वकील को हायर करने के लिए बोला और एक मजबूत केस उसके खिलाफ करने को कहा, जिससे वो लंबे समय तक बाहर न आ सके। अब गली में हड़कंप मच गई थी। किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। सबके सब पीछे हट गए। कृष्य अब एक नज़र पुष्पा को देखा। वो अभी भी आंख बंद किए बेहोश पड़ी थी। कामिनी आगे आई संभालने के लिए, लेकिन कृष्य ने हाथ दिखाकर रोक दिया। रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। यूं तो पुन्या ये सब समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। कृष्य को पुष्पा को अपनी पत्नी कहना, ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने आगे आते हुए कहा, डैड। कृष्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस मेरी राधा रानी, और अपनी एक बाहें फैला दी तो पुन्या भागकर कृष्य के सीने से लग गई। डैड, मम्मा को क्या हो गया? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही? कुछ नहीं हुआ बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, अभी सो रही है, कुछ देर में जाग जाएगी। कृष्य की एक बाह में पुष्पा और दूसरी बाहों में पुन्या थी। उसने दोनों को सीने से लगा लिया और बारी बारी दोनों के सर को चूम लिया और उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। मीडिया इस सीन को अपने कैमरे में कैद करने लगी, फोटो क्लिक करने लगे। तीनों को एक साथ देख कामिनी भी एक पल के लिए भावुक हो गई। आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने मुस्कुराते हुए सौरभ की तरफ देखा। सौरभ ने उसका सिर अपने कंधों पर टिका लिया और माथे को सहलाते हुए बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। मीडिया सवाल पर सवाल करने लगी। सर, आपकी शादी कब हुई? जब आप शादीशुदा थे तो फिर आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते थे? क्या आप दोनों के बीच कोई मतभेद था जिस वजह से आप दोनों अब तक अलग-अलग रह रहे थे? एक बिजनेस टाइकून की पत्नी चोल में क्यों रह रही थी? सर प्लीज जवाब दीजिए। आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। मैं खुद आप लोगों को बुलाऊंगा और हम दोनों एक साथ इंटरव्यू देंगे आपको। फिलहाल आप सब जाइए और यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। माई वाइफ इज नॉट वेल, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। पुष्पा अभी भी बेहोश थी। कृष्य उसे बाहों में थामे कार की तरफ बढ़ रहा था। पुन्या को कामिनी लेकर पीछे पीछे आने लगी। कृष्य पुष्पा को बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। फिर कामिनी के गोद से पुन्या को लेकर उसे भी बैक सीट पर बिठा दिया। पुष्पा को इस तरह देखकर बच्ची थोड़ी घबरा रही थी और बार बार मम्मा मम्मा आवाज दे रही थी। बेटा, अभी हम अपने घर चल रहे हैं और आप परेशान मत होना, मम्मा सो रही है तो आप आवाज मत करना, नहीं तो मम्मा जग जाएगी, फिर आपके साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। पुन्या ने अपने होठों पर अंगुली रखते हुए कहा, डैड धीरे बोलिए, अगर मम्मा उठ गई तो फिर बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर सच में हमारी खैर नहीं। कृषि जोर से हंस दिया। बेटा, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो सच में खैर नहीं। पता नहीं जब इसे होश आएगा तो क्या रिएक्ट करेगी। जब उंगल में सिर डाल दिए हो तो मूसलों से क्यों डर रहे हो? पीछे से कामिनी ने कहा। कृषि ने कामिनी की तरफ देखा। जीजू, बहुत समय पर आप आ गए।
और सब कुछ ठीक कर दिया, वरना पता नहीं आज पुष्पा के साथ क्या होता। अब मुझे भी विश्वास है, उम्मीद है और खुशी है और सुकून भी कि वो एक सही हाथ में गई है, सही घर में गई है। अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ उसका अपना। पूरा विश्वास होने के बावजूद कहती हूँ उसका ख्याल रखिएगा। अब वो खुद आपको सब कुछ बता देगी, फिर भी मैं कहूँगी पिछले 4 सालों में उसने जो कुछ झेला है वो आप सब पूरा कर दीजिएगा। चिंता मत करो, अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगा। सौरभ, जी सर, मेरे पहुंचने से पहले फैमिली डॉक्टर घर पर आ जानी चाहिए। जी सर, कॉल कर दिया है, पहुंच जाएगी। कृष्ण के बोलने के बावजूद मीडिया में यह खबर सनसनी बन गई थी। वानी कॉलेज जा चुकी थी और सविता जी अकेली कमरे में थी। पता नहीं कृष्ण कब पुष्पा को लेकर आएगा। 2 दिन से ही नहीं आ रही है तो लग रहा है मानो वर्षों हो गए हैं। घर कितना सूना सूना लग रहा है। वह बच्ची रहती है तो मेरा दिन कब और कैसे खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। जब काफी बोरियत महसूस होने लगी तो उन्होंने टीवी ऑन कर लिया और अपनी आदत अनुसार सबसे पहले न्यूज चैनल ही लगाया तो ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहा था। आखिरकार लाखों लड़कियों का दिल टूट गया, सबके ख्वाब ख्वाब ही रह गए। बिजनेस टाइकून कृष्ण मल्होत्रा ने शादी कर ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो काफी पहले से ही गुपचुप तरीके से शादी कर चुके थे। शादी काफी पहले हो चुकी थी पर किसी कारणवश अब तक अलग अलग रह रहे थे। वो एक बच्चे के पिता भी है। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ कृष्ण और पुष्पा का फोटो भी दिख रहा था, जिसमें वो पुष्पा को अपनी बाहों में थामा था और मांग पूरा सिंदूर से भरा हुआ था। सविता जी देखते ही शॉक्ड रह गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ। खबर कंफर्म करने के लिए न्यूज के सारे चैनल चेंज कर कर देख लिए, सब में वही न्यूज आ रहा था। सच में कृष्ण ने पुष्पा से शादी कर ली। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर बेटे को उसका प्यार मिल गया, उसने शादी कर ली। पुष्पा मेरी बहू बन गई। वो इतनी खुश थी कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा और वो बिना वॉकर के अपने आप उठ खड़ी हुई। कृष्ण तेजी से कार चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और बीच-बीच में पुष्पा और पुण्या दोनों को देख रहा था। सच में सौरभ की बात मानकर मैं पहले ही अगर सब कुछ पता कर लिया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता, इसे इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। खैर जो हुआ सो हुआ, अब और कुछ नहीं होने दूंगा। कृष्ण मन ही मन बोला। फिर माँ का ख्याल आया, क्या करूँ, माँ को बता दूँ, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। नहीं, सीधे घर जाकर माँ को सरप्राइज देता हूँ। इधर सविता जी अभी भी खड़ी होकर टीवी पर नजर गड़ाए थी। वो इतनी खुश थी कि उन्हें जरा भी आभास नहीं हो रहा था कि वो अपने पैरों पर बिना किसी सहारे की खड़ी है। तभी वानी कॉलेज से आ गई। मम्मा, मम्मा आवाज देते हुए उनके कमरे की तरफ जाने लगी। वानी की आवाज सुनकर सविता जी ये खुशी बांटने के लिए धीरे धीरे कमरे के गेट से बाहर तक आ गई। वानी जल्दी आओ, टीवी पर देखो क्या न्यूज आ रहा है। अरे भगवान ने सुन ली, आज तो बड़ा चमत्कार हो गया। वानी ने माँ की तरफ देखा, फिर उनके पैरों की तरफ। वो बिना वॉकर के चलकर बाहर निकलकर आ चुकी थी। वानी की आंखें फटी की फटी रह गई। खुशी के मारे उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अरे जल्दी से आओ, न्यूज सुनो क्या आ रहा है न्यूज में। लेकिन वानी को टीवी की न्यूज की नहीं पड़ी थी। वो तो अपनी माँ को देख रही थी। खुशी के मारे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। माँ, टीवी पर जो न्यूज आ रहा है वो बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले आपको देखने दीजिए। सच में ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे वही तो बोल रही हूँ, ये चमत्कार कैसे हुआ पता चल जाएगा। एक बार टीवी ऑन करके देखो तो सही। खुशी के मारे सविता जी के मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। वहीं माँ को चलते देखा। वानी की भी खुशी इतनी हो रही थी कि वो आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी, ना ही माँ की बात समझ पा रही थी कि वो किस चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं। अरे छोड़, तू नहीं आएगी अंदर तो हॉल का टीवी ऑन कर, न्यूज तो देख ले क्या चमत्कार हुआ है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे की सुन ली। इस दिन को देखने के लिए उसने क्या क्या नहीं झेला। माँ, टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं, मैं चमत्कार अपनी आंखों से देख रही हूँ। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं कल आ रही हूँ आपके दर्शन करने। जाऊंगी, नंगे पांव चलकर आऊंगी आपको प्रसाद चढ़ाने।
आपको थैंक यू कहने। अरे हाँ, मेरे नाम से ही चढ़ा देना। आखिर बप्पा ने मेरी सुन ली, मेरे अरमान पूरे हो गए। वानी माँ के करीब आई और माँ के गले से लगते हुए बोली, माँ अब आपका खुद चलकर जाना और प्रसाद चढ़ाना। मैं नहीं जाने वाली आपके लिए प्रसाद चढ़ाने। अरे मैं कैसे जाऊंगी, मैं थोड़ी ना चल पाती हूँ, तुम ही चढ़ा देना। इतनी बड़ी खुशी की बात है, अगर तू नहीं जाएगी तो कृष्य को आने दे, दोनों को साथ में भेज दूंगी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अरे मम्मा, आप किस खुशी की बात कर रही हैं? और अब आप मंदिर तो क्या मैराथन भी दौड़ सकती है। आपको होश नहीं? आप अपने पैरों पर चल रही है और वो भी बिना वॉकर के। अब सविता जी को होश आया और अपने पैरों की तरफ देखा, फिर वानी की तरफ, एक बार फिर अपने पैरों की तरफ देखा। अरे मम्मा, आपको यकीन नहीं हो रहा, आप अपने पैरों पर ही खड़ी हो। अब उन्हें याद आया, न्यूज़ देखकर वो झटके में उठ खड़ी हुई और बिना किसी सहारे के चलकर कमरे से बाहर तक आ गई। अब उनकी खुशी कितनी बढ़ गई थी, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा खुद को अपने पैरों पर देखकर, लेकिन अगले ही पल थोड़ी सी घबराहट होने लगी और एक झटके से दीवार को पकड़ने लगी। लेकिन तब तक वानी ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माँ नहीं, अब सहारा मत लेना, आप कोशिश करो, आप चल सकती हो। इतनी दूर आप बिना सहारे के चलकर आ गई, मतलब आपको वॉकर पकड़ने की जरूरत नहीं, मतलब आप में वो हिम्मत है, विल पावर है, आप चल सकती है। वानी की बातें टॉनिक की तरह काम कर रही थी। सविता जी बिना किसी सहारे के फिर धीरे धीरे कदम उठाने लगी। पीछे वानी चल रही थी ताकि कदम लड़खड़ा जाए तो वो थाम ले। मम्मा आप धीरे धीरे चलो, मैं आपके पीछे हूँ। सविता जी एक बार फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। वानी इतनी खुश थी कि कमरे में जाने के बाद भी टीवी पर आ रहे न्यूज पर ध्यान नहीं गया। सविता जी एक बार फिर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। जब तक वो माँ की बात सुनती तब तक कृष्य बाहों में थामे पुष्पा को लेकर घर के अंदर आ गया। पीछे पीछे डॉक्टर भी और उसके पीछे कामिनी, सौरभ, पुण्या को साथ लिए अंदर आए। भाई के कदमों की आहट पाते ही वानी भागकर कमरे से बाहर निकली, माँ के बारे में बताने के लिए। लेकिन भाई की गोद में पुष्पा को देखकर उसकी भवें तन गई, गुस्से में तमतमा गई। भाई क्या हुआ इसे, जो आप बाहों में क्यों उठा लाए हैं? नीचे उतारिए इसे, ये होश में नहीं है। बोलते हुए कृष्य अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, फिर कुछ सोचकर गेस्ट रूम में जाकर बेड पर उसे लिटा, साथ में डॉक्टर, कामिनी और पुण्या भी। वानी गुस्से के साथ आश्चर्य में भी थी, आखिर इसे क्या हुआ और ये सब कौन है? डॉक्टर ने पुष्पा को चेक करने के बाद कहा, परेशान मत होइए, कुछ नहीं, बस सदमा लगा है, अभी मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। सुनकर कृष्य को राहत मिली। सौरभ इन्हें बाहर तक छोड़ दो, कामिनी आप यहाँ बैठिए, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकला और रसोइयों को आवाज देते हुए कहा, काका बच्ची के लिए कुछ खाना ले आइए। कामिनी चारों तरफ नजरें दौड़ाकर घर और उसकी सानो शौकत को देख रही थी। वहीं छोटी पुन्या भी आंखें फाड़कर सब देख रही थी। इतना बड़ा घर देखना तो दूर, इमेजिन भी नहीं किया था। वो बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ को इस तरह पर होश देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कामिनी उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके सर को सहलाने लगी। तभी रमेश काका उसके लिए चीज पास्ता ले आए। पुन्या देखकर खुश हो गई और खाने लगी। कृष्य को देखकर वानी ने फिर पूछा, उस केयर टेकर को क्या हो गया भाई? क्यों इतना पेम्पर कर रहे हैं और उसे गेस्ट रूम में क्यों ले गए? कुछ हुआ है तो अपने घर में जाती ना, इस तरह बीमार होकर हमारे घर में क्यों आई है, हमारे सर पर तांडव करने? बहुत नौटंकी है ये भी, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके चेंज करिए केयर टेकर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कृष्य उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, क्यों इतना क्यों नाराज हो रही हो? अब वो घर से तो जाने से रही, और हाँ, वो केयर टेकर नहीं रही, प्रमोशन हो गया है उसका। अब वो तुम्हारी भाभी है, मैंने उससे शादी कर ली। वानी जो अभी अभी माँ को चलते देखकर खुश हुई थी, अचानक बहुत नाराज हो गई। पुष्पा को लेकर उसे और चिढ़ हो गई। ये लड़की भोली बनने की एक्टिंग करते करते आखिर तीर मार ही ली। मेरे भाई से ब्याह कर लिया, इस घर की बहू बन गई, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारे मंसूबे पर पानी फेर दूंगी मैं।
फिर वो मोबाइल में किसी का नंबर ढूंढते हुए अपने कमरे में चली गई। कृष्य सीधे माँ के कमरे में गया। माँ, आज से आपकी शिकायतें खत्म हो गई, आपकी मुराद पूरी हो गई। ब्याह कर लिया मैंने, आ गई आपकी बहू घर में। हाँ, पता चला मुझे, टीवी की तरफ इशारा करते हुए सविता जी ने कहा। कृष्ण ने माँ की नजरों को फॉलो करते हुए जब न्यूज को देखा तो खुद को और पुष्पा को इस तरह देखकर वो झेंप गया। देखो, मैं कहती थी बहू के आते ही मैं ठीक हो जाऊंगी, देखो ठीक हो गई। तुम्हारा ब्याह का खबर सुनते ही मैं भली चंगी हो गई, अपने पैरों पर चलने लगी। अब देखना, मैं कल की कल पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। फिर कैसे धूमधाम से बेटे का ब्याह करती हूँ और कैसे एक एक करके सारी रस्में निभाती हूँ। कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, माँ क्या बोल रही है। तब सविता जी धीरे से उठी और होले होले चलकर कृष्ण को दिखाने लगी। माँ संभल कर, अरे आप वो कर लीजिए, बिना सहारे के क्यों चल रही है, गिर जाएगी। कृष्ण झट से आगे बढ़कर माँ की बाह थामते हुए बोला, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं स्वयं चल सकती हूँ। देखकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो झट से घुटनों पर बैठ गया और माँ के दोनों पैर को पकड़ लिया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार हुआ है पुष्पा की मेरी बहू बनने के कारण, आपकी शादी के कारण। कृष्य काफी देर तक माँ के पैरों से लिपटा हुआ रोता रहा। उठ मेरा बच्चा, चल मुझे बहू के कमरे में लेकर चल, देखूं तो कैसी है मेरी बच्ची, मेरी बहू। अपने कमरे में बैठी वानी की अंगुलियां मोबाइल पर तेजी से चल रही थी। वो कॉल लॉग निकाल कर स्क्रॉल कर रही थी, शायद किसी का नंबर ढूंढ रही थी। तभी वो नंबर मिला और उसके चेहरे पर सुकून भरी एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत वो नंबर डायल किया। उधर से हेलो बोलते ही वानी बोली, भाभी प्लीज जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, मेरे भाई को सिर्फ आप डिजर्व करती है और कोई नहीं। आखिर भाई को बुलंदियों तक पहुंचाने में आपके परिवार का ही हाथ है, तो इस घर की बहू और मेरी भाभी आप ही बनेगी। भले ही भाई ने मांग में सिंदूर डालकर उसे अपने घर में ले आया है, पर पूरे रीति रिवाज से इसके साथ विवाह नहीं होना चाहिए। उधर से चौंकते हुए उस लड़की ने कुछ कहा, तब वानी ने जवाब दिया, आप आइए तो सही, कुछ न कुछ इंतजाम होगा। अगर नहीं तो वही होगा जो मूवी और सीरियल में होता है, दुल्हन ही गायब कर दूंगी, पर आप आइए तो सही। फिर वो लड़की खुश होते हुए हाँ में हाँ मिलाती है। इधर सविता जी कृष्ण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, उठ बेटा, मुझे बहू के पास ले चलो, देखो तो कैसी है मेरी बच्ची, मेरी बहू। मुझे चलते देखकर वो भी बहुत खुश होगी, चलो मैं उसे आशीर्वाद दे दूं। कृष्ण उठा। तभी सविता जी बोली, एक मिनट, लेकिन बेटा तुमने तो कहा था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी, फिर क्या हुआ? वो सब झूठ था ना, वो शादीशुदा नहीं है ना? और सौरभ कहाँ है? वो गया था पता करने के लिए, पर उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने माँ को बेड पर बिठाते हुए कहा, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ और मिलवा भी देता हूँ। फिलहाल वो आराम कर रही है, कुछ देर बाद मिल लीजिएगा, जग जाएगी तो मैं उसे लेकर आपके पास आ जाऊंगा। कृष्ण ने पुष्पा के बारे में माँ को जानबूझकर नहीं बताया, ताकि माँ परेशान न हो जाए। बेटे की बात सुनकर सविता जी होले से मुस्कुराई। कुछ घंटे पहले ब्याह हुआ है और इतनी फिक्र होने लगी। माँ आप आराम करिए, ज्यादा मत चलिए, मैं एक बार देखकर आता हूँ उसे, बोलकर वो निकलने लगा। तब तक सविता जी ने फिर पूछ लिया, अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या है, ये तो मुझे बताओ। ये न्यूज वाले तो क्या क्या बता रहे हैं, सच्चाई क्या है, तुम बताओगे मुझे? माँ, न्यूज में जैसा बता रहा है वैसा कुछ नहीं है। फिर कृष्ण पुष्पा की सारी बातें बता देता है। सुनकर सविता जी चौंक जाती है। ओ, शायद इसीलिए जब भी पूछती थी परिवार वालों के बारे में तो वो चुप रह जाती थी। मन में कहा, फिर बेटे को एक बार बस घुरकर देखती है, आगे कुछ नहीं बोल पाती है। माँ क्या हुआ, आप क्या सोचने लगी? सौरभ कहाँ है? डॉक्टर को छोड़ने गया है। डॉक्टर को छोड़ने गया है? डॉक्टर क्यों आए थे? पुष्पा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मतलब बेहोश हो गई है। अनायास ही मुंह से निकल गया। पहली बार कृष्ण के मुंह से पुष्पा का नाम सुनकर सविता जी को सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल चिंतित होते हुए बोली, लेकिन बेहोश कैसे हो गई, क्या हुआ? कृष्ण ने जिस तरह से शादी हुई
वो सारी बातें बता दी। ओ, शायद घबराहट के मारे बेहोश हो गई है। चलो लेकर चलो, मैं देख लेती हूँ। मैं आवाज़ दूंगी तो शायद होश में आ जाएगी। नहीं माँ, आप यहीं रहिए। अभी-अभी चलना शुरू किया है। अगर ज़्यादा चलेगी तो फिर तकलीफ होगी। आप आराम कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ, होश आया कि नहीं। कृष्य कमरे से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है और सविता जी पुष्पा के बारे में सोचने लगती है। इधर कुछ देर बाद पुष्पा को होश आ जाता है और घबरा कर उठकर बैठ जाती है। मम्मा, आप जग गई। पुण्य भागकर पास आती है। पुष्पा उसे गोद में बिठा लेती है। कामिनी भी पास आकर बैठ जाती है। ठीक है तू? वो कोई जवाब नहीं देती है, बस चारों तरफ देखने लगती है। खुद को कृष्य के घर में पाकर बहुत नाराज होने लगती है। तभी उसे कृष्य का चेहरा और उसका मांग भरना याद आ जाता है। अचानक उसकी अंगुलियां मांग पर चली जाती है। आखिर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो पुण्या को गोद से उतार कर बेड से उतरने लगती है, लेकिन कामिनी उसे वापस बेड पर बिठाकर समझाने लगती है। उसका मन जोर-जोर से चीखने चिल्लाने का होता है, लेकिन सामने बेटी को देखकर वो जबरदस्ती शांत हो जाती है। तब तक कृष्य कमरे में आता है, उसे देखते ही कामिनी उठ जाती है, तो कृष्य इशारा करता है तो वो पुण्या के साथ बाहर निकल जाती है। फिर धीरे से कहता है, कामिनी, तुम और सौरभ पुण्या को लेकर माँ के कमरे में जाओ, उनसे बात करो और पुण्या से भी मिलवा दो। कामिनी हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। कृष्य को देखते ही पुष्पा गुस्से में भर जाती है। वो उठकर खड़ी होने लगती है, लेकिन कृष्य वापस उसे बिठाते हुए कहता है, अरे मैं यही हूँ, आपको जितना नाराज होना है बाद में ही हो लीजिएगा, फिलहाल शांत रहिए, आराम कीजिए। आराम की ऐसी की तैसी बोलकर उठी और कृष्य के गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है। कृष्य का चेहरा एक तरफ हो जाता है, गुस्से में उसका चेहरा सख्त हो जाता है, भवें तन जाती है, मुट्ठियां बंध जाती है। फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। क्यों? आखिर क्यों किया ये सब? हमेशा अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं करनी है शादी। फिर भी इतनी जबरदस्ती क्यों? मतलब आपके पास पैसा है, रुतबा है तो कुछ भी करेंगे। अरे लोग भी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों की छोड़िए, आपकी माँ क्या सोचेगी? मैं बड़ी हूँ आपसे। यह सुनकर कृष्य हंसते हुए उससे जरा सटकर खड़ा हो गया, फिर कंधा मिलाते हुए बोला, आप कहाँ मुझसे बड़ी है? देखिए तो मुझसे कितनी छोटी है। मुश्किल से तो आप मेरे कंधे तक पहुँच रही हैं। तब पुष्पा ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, अरे मैं उम्र में बड़ी होने की बात कर रही हूँ, हाइट में नहीं। कृष्य उसका दोनों कंधा पकड़ थोड़ा झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो आपको इस बात की चिंता है कि मेरी उम्र आपसे कम है। अरे मेरी जान, चिंता मत कीजिए, बस उम्र कम है और बाकी कहीं कम नहीं पड़ूंगा। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो सुहाग रात पर पता चल जाएगा आपको। पुष्पा दोनों हाथ से उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। निहायती बेशरम हो तुम, अब पत्नी से क्या शर्माना। पुष्पा अब भी उसके सीने पर हाथ मार रही थी। नहीं हूं मैं तुम्हारी तो पत्नी, बोलना बंद करो। कृष्य उसके दोनों हाथ को रोकते हुए बोला, कैसी बीवी है मेरी, पति को मारती है, अभी किसी ने देख लिया तो। मेरी माँ को लगता है कि उसकी बहू बहुत संस्कारी है, गुणी है, मेरे बेटे को हर तरह से खुश रखेगी, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो अपना सिर पीट लेगी। कृष्य जितना हंस हंस के बोल रहा था, पुष्पा को उतना ही गुस्सा आ रहा था। देखिए, फिलहाल आप शांत रहिए और आराम कीजिए, बाद में हम बात करते हैं। और हाँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, बहुत खुश हो जाएंगी आप देखकर, बोलकर कृष्य कमरे से बाहर जाने लगता है। पुष्पा उसकी बाह पकड़कर वापस खींचती है। इतना भयानक सरप्राइज दिया, क्या वो कम है जो और सरप्राइज दोगे? अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना। कृष्य उसकी तरफ मुड़कर कहता है, हद है, मैं यहाँ हूँ तो परेशानी, जा रहा हूँ तो वापस खींच लेती है। आखिर आप चाहती क्या है? अरे अब मैं आपका ही हूँ, मुझ पर आपका पूरा हक है, पर थोड़ा तो सब्र कीजिए, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं। पुष्पा उसे गुस्से में नाखून मारने लगती है।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने मुझसे शादी क्यों की है, लेकिन मैं तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर कृष्ण की भवें तन जाती है और उसे घूरकर देखने लगता है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।